Hi everyone, welcome. This is Dr. Neeraj Dhamija and I bring greetings to you. I wish you all the very best and all the good health. So today this is a special session and we'll be speaking upon how to manage hemorrhoids. So ये जो सेशन है हमने स्पेशली रखा है ये देखने के लिए कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए अपने डॉक्टर से कि जब आपको हेमरॉइड्स हो यानी कॉमन भाषा में पाइल्स या बवासीर। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आपको पता है आपको पाइल्स है या आपको शक है आपको पाइल्स है, तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन के बाद में कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। जो पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको सच में हेमरॉइड्स हैं। सबसे कॉमन परेशानी जो हेमरॉइड्स करते हैं वो है ब्लीडिंग। पेशेंट्स कहते हैं कि उन्हें लैट्रिन के रास्ते यानी जब आप स्टूल पास करते हैं तो खून गिरता है एंड जो खून गिरता है पॉटी करने के दौरान वो ब्राइट रेड होता है यानी एकदम लाल खून और बूंदों में गिरता है। इसीलिए आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि जब आप स्टूल पास करने जाते हैं लैट्रिन करने जाते हैं तो उस समय अगर खून गिर रहा है तो वो कैसा है, क्या वो बूंदों में है, क्या वो फ्रेश है या वो काला है या फिर वो मिक्स है स्टूल के साथ। ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि उनको खून जो गिरता है वो बूंदों में गिरता है और फ्रेश होता है। और अगर आपको खून गिरने के साथ में दर्द हो रहा है तो एक और समस्या होती है जो कि आपके नीचे मल द्वार पे हो जाती है, रेक्टम में हो जाती है, जिसको हम फिशर कहते हैं। फिशर का मतलब होता है घाव। तो आप हमेशा जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं वो आपको एग्जामिन करेगा। एग्जामिनेशन करने में वो दो तरीके का एग्जामिन करता है क्लिनिकली। एक तो आपको अच्छे से पोजीशन में लाइट में अच्छे से देखेगा कि क्या हेमरॉइड्स यानी पाइल्स या मस्से बाहर हैं या आप उनको देख पाते हैं और वो किस ग्रेड के हैं। हेमरॉइड्स के ग्रेड्स होते हैं, जैसे मानो शुरुआती तौर पे जब वो अंदर ही सीमित होते हैं बाहर नहीं निकलते तो वो कहते हैं ग्रेड 1। और सेकंड ग्रेड होता है जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और लैट्रिन के रास्ते के द्वार के मुंह तक पहुंच जाते हैं यानी दे रीच जस्ट एट अ एनल वर्ज, तो उसको हम ग्रेड 2 कहते हैं। ग्रेड 3 वाले मस्से होते हैं जो कि जब आप पॉटी करने बैठे स्ट्रेन करें तो बाहर आ रहे होते हैं। जब वो बाहर आते हैं वो या तो अपने आप अंदर चले जाते हैं या फिर उंगली से पुश करके अंदर करना पड़ता है। तो ऐसे मस्सों को हम ग्रेड 3 कहते हैं। और ग्रेड 4 वो होते हैं मस्से जो कि हमेशा बाहर रहते हैं, जो उंगली के दबाव से भी वापस नहीं जाते। तो जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा आपको साफ साफ बताएगा कि ये हेमरॉइड्स ही हैं और कुछ नहीं है, जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही होती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि एक सेट उम्र से ऊपर 50 साल से ऊपर या 55 साल से ऊपर अगर पहली बार मस्से प्रेजेंट की हैं, पहली बार पेशेंट कहता है मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम और कारण जो ब्लीडिंग के हो सकते हैं लैट्रिन के रास्ते के द्वारा उनको हम मिस ना कर रहे हों। ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है? वो कारण है कोई अंदरूनी अल्सर होना, कोई बीमारी होना या फिर ट्यूमर होना। अगर आपको कोई शक है कि ऐसा कुछ हो सकता है जो कि मस्सों के बगैर भी ब्लीडिंग कर सकता है, तो जो उसके लिए टेस्ट बना गया है वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी बहुत ही आसानी से ओपीडी पेशेंट बेसिस पे यानी जब आप आएंगे उसके लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं है। लैट्रिन के रास्ते दूरबीन डाल के कैमरा डाल के आप और पेशेंट, आप और डॉक्टर और आपके रिलेटिव सामने के सामने देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये ब्लीडिंग सच में पाइल्स की है या किसी और कारण ये ब्लीडिंग हो रही है। तो जब एक बार आप निश्चित हो जाएं कि हाँ ये ब्लीडिंग पाइल्स के कारण हो रही है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन अपने डॉक्टर से होना चाहिए कि अब इसका क्या करना चाहिए। शुरुआती तौर पे पाइल्स की परेशानी दवाइयों से ठीक की जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पाइल्स, बवासीर या हेमरॉइड्स के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़े। आजकल बहुत से ऐसे चीजें मौजूद हैं, बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आपके हेमरॉइड्स का इलाज हो सकता है।
तो हमेशा सबसे पहले आपको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप उचित मात्रा में फाइबर खाएं, फाइबर यानी भूसा, और इस फाइबर की डाइट से आपका जो स्टूल होगा वो टाइट नहीं बनेगा और आपको पॉटी करते समय स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप देखें, अगर हम नॉर्मली बैठे हैं पॉटी करने और जोर लगता है तो नीचे के रास्ते ब्लड पूल हो जाता है, जो कि आपकी पाइल्स के रास्ते गिर सकता है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप फालतू में व्यर्थ पॉटी सीट पर ना बैठे रहें। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये जरूर समझाता हूं कि अगर आपको शुरुआती तौर के पाइल्स है और आप बिना किसी बात के स्टूल के समय मोबाइल फोन लेके या कुछ लेके बैठे हैं, जब आप पॉटी कर भी नहीं रहे, तो इस कारणों से अगर आपका पाइल्स ग्रेड ज्यादा भी ना हो तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा आपको प्रेशर बनने पे या उचित प्रेशर होने पे ही आपको टॉयलेट में जाके बैठना चाहिए। अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तब भी ब्लीडिंग हो सकती है और ऐसे केसेस में हम व्यर्थ ही ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अपनी आदत को सुधारेंगे नहीं। तो आदत को सुधारना यानी जब प्रेशर बने तभी पॉटी करने जाना और अच्छा फाइबर आहार खाना एक मस्ट है हर पाइल्स के पेशेंट के लिए। आजकल कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है? ध्यान रहे कि सबसे अच्छा और सबसे उचित ऑपरेशन यानी प्रोसीजर जो बना है आज तक, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो तो है मस्सों को निकालना। अब पेशेंट ऐसे बोलते हैं, क्या दवाई से मस्से सूख जाएंगे? मस्से कभी भी सूखेंगे नहीं दवाई से, बस उसका ब्लड सप्लाई कम होगा, वो सॉफ्ट रहेंगे, ज्यादा टूटेंगे नहीं और ज्यादा ब्लीडिंग की संभावना नहीं होगी। इसके लिए बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूं वो ये है कि मस्से जो होते हैं हमारी शरीर की कमजोरी की वजह से लटकने से बन जाते हैं। जैसे मानो हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें, फीमेल्स, कानों में बाली पहनती हैं। अगर हम उनको बोलें कि एक तरफ कान में मोटी बाली पहने, भारी वाली, और दूसरी तरफ कान में बिल्कुल छोटे हल्के वाले टॉप्स पहने, समय के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो राइट साइड वाला कान होगा जिसमें मोटी बाली होगी वो लटक जाएगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन जिसमें हल्की बाली है, मतलब जिसमें कोई वेट नहीं था, जिसमें कोई स्ट्रेन नहीं था, वो वहीं रहेगा। अब मैंने पेशेंट को बोला कि आप वो बाली हटा दें, तो क्या वो कान जो लटका हुआ है अपनी जगह पे चला जाएगा? आंसर है नहीं, वो लटका रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कोई टिश्यू वीक हो गया, लटक गया, एक बार अगर लैट्रिन के रास्ते मस्से बन गए, लटक गए और वो आगे की ग्रेड तक पहुंच गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा उसके लिए कोई ना कोई उचित उपाय करना ही पड़ेगा। वो दवा से सूखेगा नहीं। उसके लिए या तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स जो अभी हम बताएंगे क्या होती हैं, या ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, किसी भी एक चीज का आपको साधन से उसको ठीक करना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अगर डॉक्टर कहे कि आपकी जो बीमारी है अब दवाई से परे हो गई है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हमको करने चाहिए? आपने बहुत सुना होगा आजकल लेजर्स और स्टेपलर, इन सब चीजों के इलाज से पाइल्स को ठीक किया जाता है। लेजर्स क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, स्टेपलर क्या है वो भी बताऊंगा, पर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो पुराने होते थे, जो आजकल कम यूज हो रहे हैं, जैसे रबर बैंड लाइगेशन, और आजकल के नए ऑप्शन जैसे इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी और इंजेक्शन फोम स्क्लेरोथेरेपी, ये सब भी बहुत अवेलेबल है और बिना चीरे काटे के, बिना ऑपरेशन ज्यादा बड़ा किए ये काम किया जा सकता है। लेकिन जो मेरा खुद का जो सबसे अच्छा इलाज मुझे लगता है, जो मैं ज्यादातर करता हूं अपने पेशेंट्स में, जो दूरबीन के माध्यम से स्टेपल्ड एनोपेक्सी। स्टेपल्ड एनोपेक्सी से क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते सारे मस्से एक साथ, सब एक ही साथ बिना इंसिजन यानी बिना चीरे के बाहर निकल जाते हैं। और इसी ट्रीटमेंट से अब तक मुझे मेरे पेशेंट्स में बहुत कम रिकरेंस रेट मिला है। रिकरेंस रेट भी एक दिमाग में बहुत ज्यादा एक परेशानी है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि क्या
पाइल्स की ट्रीटमेंट के बाद में दोबारा मस्से बन जाते हैं? आंसर है यस। इसके दो कारण हैं, एक अच्छे से ना किया हुआ ऑपरेशन और एक ऐसा ऑपरेशन करना जो आपके केस में शायद वो इंडिकेटेड नहीं था या वो सही नहीं था। अगर मस्से सिर्फ एक आधी जगह पर है, क्योंकि लैट्रिन का रास्ता गोल होता है, मस्से कहीं भी हो सकते हैं, अगर मस्से एक आधी जगह है तो उनको हम इंजेक्शन फोम स्क्लेरोथेरेपी या लेजर के माध्यम से हटा सकते हैं। अगर मस्से चारों तरफ है तो ऐसे केसेस में हमको स्टेपलर ही करना चाहिए। तो लेजर होता क्या है? लेजर आप समझते हैं कि एक एनर्जी डिवाइस है, उसकी एक पतली सी बारीक सी सिलाई की तरह टिप होती है, जिसको हम बवासीर के मस्से के जड़ तक जाके एक्टिवेट करने के कारण बवासीर की जो खून की नस यानी जिसको हम जड़ बोलते हैं उसको जला देती है। जब वो जलती है तो आगे के मस्से सूखने लग जाते हैं। ये होता है लेजर ट्रीटमेंट। इसमें बहुत ही माइन्यूट बारीक छेद बनाया जाता है बिल्कुल लैट्रिन के रास्ते के मुंह पे यानी एनल वर्च पे, और उसी माध्यम से हम लेजर को उसकी जड़ तक पहुंचा के, जो जड़ होती है बवासीर की वो करीबन 4 सेंटीमीटर के ऊपर होती है। शुरुआती तौर पे 2.5 सेंटीमीटर पे एनल केनाल कहते हैं और ऊपर 2 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर बवासीर की जड़ होती है, जहां पे लेजर हमें अप्लाई करके उनको ठीक करना होता है। ध्यान रहे, लेजर ऑपरेशन या कोई भी सर्जरी हो वो हमेशा एनेस्थीसिया में की जाती है, हमेशा बेहोशी में की जाती है, पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि जैसे डिलीवरी के दौरान भी निचला हिस्सा सुन करके हम ऑपरेशन करते हैं, उसी तरीके हम जब ऑपरेशन करते हैं इसका बवासीर का, तो आपका निचला हिस्सा सुन या जनरल एनेस्थीसिया जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें हमारे एनेस्थेटिस्ट कंफर्टेबल हो, उसके माध्यम से ऑपरेशन किया जाता है। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी इसी तरीके से एक इलाज है अगर आइसोलेटेड पाइल हो तो। स्क्लेरोथेरेपी का मतलब क्या होता है? ऐसा इंजेक्शन डालना जो कि केमिकल रिएक्शन से बवासीर की जड़ को हटा देगा। पहले एग्जाम्पल में लेजर एनर्जी के माध्यम से हम बवासीर की जड़ को जला रहे थे। इसमें हम केमिकल के माध्यम से बवासीर की जड़ यानी उसके खून की सप्लाई को जलाएंगे और इंजेक्शन हम 4 सेंटीमीटर ऊपर बवासीर की जड़ पे देंगे, जिससे कि आपके हेमोरॉइड्स सूख जाएंगे और उनकी जड़ कटने के कारण वो हट जाएंगे। आपने देखा होगा, अगर हम एक अनवांटेड पेड़ है आपके घर में जो कि आप चाहते हो कि इसको हटाएं बिना काटे, तो उसके 2 ऑप्शन है। या तो आप तने से काट दें जहां पे ग्राउंड पे है, लेकिन वो फिर से वापस उग जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बवासीर को तने से काटें, जड़ से ना काटें, तो वो वापस हो जाते हैं, जिसको हम रिकरेंस कहते हैं। और यदि हम उसकी जड़ को किसी कारण डिस्ट्रॉय कर दें तो धीरे धीरे पेड़ सूख जाएगा, उसकी डालियां सूख जाएंगी और वो मुरझा के गिर जाएगा। यही तरीका होता है बवासीर के भी ठीक होने का। अगर उसकी जड़ को आप अच्छे से एड्रेस कर दें, जड़ को जला दें लेजर से, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी या फोम स्क्लेरोथेरेपी से, तो वो जो आपकी बवासीर का मस्से हैं वो सूख जाएंगे और ब्लीडिंग कभी भी नहीं करेंगे। तीसरा इलाज जो कि स्टेपलर एनोपेक्सी है। स्टेपलर एनोपेक्सी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर जो हेमोरॉइड्स हैं, जो पाइल्स हैं, जो बवासीर है वो चारों तरफ है, एक से ज्यादा तरफ है और उनका ग्रेड ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा समझता हूं कि हमें स्टेपलर प्रोसीजर ही करना चाहिए। और जो मेरे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट अभी तक दिया है, पिछले मेरी 17 साल की प्रैक्टिस में सबसे अच्छे रिजल्ट्स मुझे इसी ऑपरेशन से आए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर, एक डिवाइस होती है जिसको हम स्टेपलर कहते हैं, जिसको दूरबीन के माध्यम से लैट्रिन के रास्ते के अंदर ही, एनल केनाल और रेक्टम के अंदर ही, वहां पर चारों तरफ मस्सों को कट और सील कर दिया जाता है। मतलब एक ही डिवाइस उसको काट भी देती है और सील भी कर देती है। उसका मतलब हमें कोई चीरा और कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सारे मस्से इकट्ठे उस गन की डिवाइस में आ जाते हैं, जिसको हम रेक्टल डोनट कहते हैं, और वो पूरे बवासीर के साथ बाहर आ जाता है। इसके माध्यम से क्या हुआ, अगर एक ही जगह पे आपके गार्डन में कई सारे पेड़ हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो सारे पेड़ इकट्ठे ही एक ही प्रोसीजर से निकल गए। आपको अलग अलग जगह पे लेजर या अलग अलग जगह पे इंजेक्शन फोम स्क्लेरोथेरेपी या कोई और प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या ऑपरेशन के बाद मेरी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा,
आप कितने दिन तक बेड रेस्ट करेंगे? तो मैं आपको बताऊं, आधुनिक तौर की जो पाइल्स की ट्रीटमेंट है, अगर आप कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बल्कि एक्टिव रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तभी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा दर्द, थोड़ा भारीपन जरूर होता है और वो हर पेशेंट अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं हमेशा से पेशेंट्स को कहता हूं कि आपको चलते फिरते रहना है। नीचे हल्की फुल्की छींटें खून की या हल्का फुल्का स्टेनिंग कपड़ों पे आ सकता है। हम हल्की सी पट्टी रखते हैं जो शुरुआती तौर पे 2-4 दिन, 5 दिन तक, 10 दिन तक भी आना ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो घबराना नहीं है, चलते फिरते रहना है। आपने जो काम नहीं करना है ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली, वो वही है जो पहले भी बोला गया था कि आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। जब लैट्रिन करने के लिए बैठते हैं, बिना प्रेशर के नहीं बैठना है, क्योंकि ताजा ताजा अगर हमने अंदर कोई प्रोसीजर किया है उस पर आपका प्रेशर लगेगा, सो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा इंजरी हो सकती है, जिसके माध्यम से पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कुछ दवाइयों के साथ आप वापस काम पे अपने जा सकते हैं। 2 से 3 दिन में ही अपना डेस्क जॉब कर सकते हैं, बैठ के काम करना हो वो भी कर सकते हैं। यूजुअली इस प्रोसीजर के दौरान एक्सपेक्टेड आउटकम्स होती हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, और एज अ डॉक्टर हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल होते हैं। आजकल तो बहुत आसान माध्यम है, जो मेरे पेशेंट्स हैं जानते हैं कि मैं हर पेशेंट को एक व्हाट्सएप सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर देता हूं, उनको बताता हूं कि आपको किसी भी समय कोई भी परेशानी हो आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं उस हेल्पलाइन नंबर के दौरान, और आपकी कोई भी बात हो उसको सीधा मेरे तक पहुंचा सकते हैं। एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर योर हेल्प ऑल द टाइम, तब तक आप रिकवर हो रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रोसीजर से रिलेटेड? क्या, बिकॉज इसी कारण हम लोग डरते हैं सर्जरी से, कि कई लोग कहते हैं कि सर्जरी से परेशानी बढ़ जाती है, सर्जरी से आपका जीवन खराब हो जाता है, और फिर भी बवासीर नहीं हटता और वो बार बार आता है। तो कॉम्प्लिकेशन तो मैंने बताया, कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। हम कोई भी प्रोसीजर, किसी भी ऑपरेशन कोई भी करते हैं तो उसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन बवासीर के ऑपरेशन में है ब्लीडिंग। यानी अगर आपने या तो अपने हिसाब से जोर लगाया, या जो हमने टांका लिया, या फिर जो स्टेपलर गन ने जहां पर काटा वहां पे ज्यादा जोर पड़ा, तो वहां से कोई खून की नस खुल सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशंस को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक, दवा से, कि आपको हम ऐसी दवा दें जिससे कि खून बहता हुआ रुक जाए, और एनल पैक डालने से, या फिर दोबारा से एक टांका लेने से। आज तक की मेरी प्रैक्टिस में हमने 2 या 3 बार ऐसा करना पड़ा है कि जब पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो हमको 1 बार 2 बार दोबारा से टांका लेने की जरूरत पड़ी है। पर ऐसी कंडीशन करने से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता, और कोई भी ऐसी कंडीशन अराइज नहीं होती कि बवासीर दोबारा हो जाए। दूसरा प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या फिर वो ब्लड थिनर्स पे हो, जिसमें ब्लड थिनर जो हम कार्डिक पेशेंट्स को देते हैं जब उनकी हार्ट की स्टेंटिंग या हार्ट की सर्जरी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हाई चांसेस होती है ब्लीडिंग के, क्योंकि उनके टिश्यू वीक होते हैं और सर्जरी के बाद ब्लड थिनर्स के कारण ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें, कि हम उनको ध्यान से रखें बाद में, और अगर जरूरत है कुछ दवा रोकने की ब्लड थिनर्स को कुछ समय के लिए, तो उनके कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके वो दवाई हम रोक पाए। अगला क्वेश्चन है, आपको कितनी बार मेरे पास आना पड़ेगा सर्जरी के बाद? मैं ज्यादातर आपको बोलता हूं कि एक सफल पाइल्स की सर्जरी के बाद आपको मैं 1 या 2 बार ही मिलना चाहूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है और आपकी परेशानियों को समझने के लिए। अदरवाइज अगर आप बाहर रहते हैं, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो दिल्ली के बाहर के होते हैं, जो सर्जरी करा के वापस जाना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलता हूं कि आजकल व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से आप मुझे अपनी परेशानी समझा सकते हैं, और अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हुई जिसकी होने की संभावना बहुत कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में ही आपको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। जहां तक सक्सेस रेट की बात करें सर्जिकल प्रोसीजर का, सबसे अच्छा सक्सेस रेट सर्जिकल प्रोसीजर का जो मैंने अपने करियर में देखा है वो स्टेपलर है। लेजर से अच्छा ऑपरेशन होता है अगर आइसोलेटेड पाइल्स हो, लेकिन अगर बड़े बड़े पाइल्स हैं ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बहुत ज्यादा,
तो ऐसी कंडीशन में लेजर ऑपरेशन अगर हम अकेला यूज करेंगे तो उसके बाद करीबन 25 से 30% पेशेंट्स में पाइल्स वापस हो सकते हैं, 25 से 30% पेशेंट में ब्लीडिंग वापस हो सकती है। तो ऐसी चीजों के लिए मैं हमेशा बताता हूं, अगर आप लेजर यूज करना चाहते हैं तो या तो आप स्टेपलर्स के साथ यूज करें, सिर्फ बाहर का कंपोनेंट जलाएं, या फिर पेशेंट को समझाएं कि अगली बार भी लेजर की सिटिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पहले भी आपको बताई, डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि आपको हाई रफेज डाइट क्या होती है, जिसमें आप ज्यादा भूसा खाते हैं, फल फ्रूट सब्जियां जो कि ज्यादा भूसा प्रोवाइड करती हैं आपकी डाइट में, रफेज प्रोवाइड करती हैं आपकी डाइट में, जिससे कि आपकी जो स्टूल्स हैं, आपकी जो पॉटी है वो सॉफ्ट रहती हैं, जिसमें आपको जोर नहीं लगता और आगे प्रॉब्लम्स होने की संभावना कम हो जाती है। वो आपको हमेशा करना है। ध्यान रहे, ये जो ऑपरेशन होता है, ये प्रोसीजर होता है, ये आपके ब्लीडिंग के लिए है, ये आपके मस्से के लिए है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट्स का मेरे साथ कि भाई हमने ऑपरेशन तो करा दिया, अब हमारी कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं ठीक हो रही। तो आपको देखना है, ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये कॉन्स्टिपेशन का नहीं हो रहा, ये आपके बवासीर यानी मस्सों का हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां अगर आप कुछ लेते थे, जो कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो आयुर्वेदिक दवाई, चूरन या फिर होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, अपने आहार में फाइबर डालना पड़ेगा और ज्यादा लिक्विड्स लेने पड़ेंगे, ज्यादा हाइड्रेशन करना पड़ेगा। हमेशा से मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूं 3 चीजें बहुत जरूरी हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। एक, आपका आहार जिसमें फाइबर ज्यादा हो। दूसरा, हाइड्रेशन, यानी आपको अभी भी डिहाइड्रेटेड नहीं होने चाहिए, आपको अच्छी मात्रा में फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए। और तीसरा, एक्टिविटी मतलब चलना फिरना, भागना दौड़ना, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल और ये 2 चीजें बाकी की आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन और बैड कोलोन हैबिट से दूर रहेगी, बैड कोलोनिक फंक्शन से दूर रखेंगी और आपको हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जरूर लेना है। कॉस्ट और इंश्योरेंस कवरेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आजकल लोग मुझसे पूछते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान खर्चा कितना आता है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूं, अगर हम आमतौर पे गंगाराम हॉस्पिटल पे ऑपरेशन करें तो करीबन स्टेपलर प्रोसीजर का सबसे कम आजकल 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जो कि सब इंश्योरेंस कंपनी में आजकल कवर्ड होता है। इवन लेजर्स भी हम करेंगे तो 1 लाख 1.25 लाख का आता है और सब सर्जरीज में कवर्ड रहता है। और आपको हमेशा हम चाहते हैं कि आप अगर किसी भी इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है तो वो हमको पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड कर दें, जिसके माध्यम से हम आपकी सर्जरी बिल्कुल हैसल फ्री बना सके। आप जब आए तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन और मेरे से जो सब लोग पूछते हैं ऑपरेशन के बाद कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या क्या हम आपको रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे जो ऑपरेशन के बाद आप नहीं कर सकते। सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या वजन नहीं उठाना? आंसर है नहीं। वजन उठाने से ना तो कब्जी होती है, वजन उठाने से ना तो ब्लीडिंग होती है। जब तक आप बहुत हैवी वेट लिफ्टर नहीं है, जब तक आप 100-150 किलो नहीं उठा रहे, तो 15-20 किलो जो कि नॉर्मल हम देखें तो हम रोजाना की मात्रा में 5-10-15 किलो से ऊपर नहीं उठाते। तो आपको, जब तक आप हैवी वेट लिफ्टर नहीं हो, आपको जिम, भागना दौड़ना, कार्डियो एक्टिविटी, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, कार चलाना, ऐसी कोई भी चीज में आपको हम नहीं रोकेंगे। आप सब चीज कर सकते हो। नहाने धोने का बिल्कुल परहेज नहीं रखना, बल्कि आपको पेरिएनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरा पेरिएनल हाइजीन पे एक सेशन ले सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। वो भी हम आने वाली वीडियोस में अपने कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन, जो इन्फेक्शंस पेरिएनल एरिया में होते हैं और लेडीज को जो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, वो पेरिएनल हाइजीन की वजह से ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस बारे में भी बात करें तो कमेंट्स में जरूर लिखना, हम आपके साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से दोबारा इस विषय में जुड़ सकते हैं। तो आपको पेरिनेल हाइजीन मेंटेन करनी है, रोज नहाना है और अच्छे से आपको व्यायाम करते रहना है।
और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सर्जरी के बाद में। अगर आपको कोई भी अलार्मिंग सिम्टम सर्जरी से रिलेटेड दिखते हैं तो उसके साथ आपको तुरंत हमसे संपर्क करना है। जैसा मैंने आपको बताया, शुरुआत के 10-12 दिनों में हल्की फुल्की खून की छींटें या गुलाबी पानी या कुछ डिस्चार्ज आना सब स्वाभाविक है, सब नॉर्मल है। कोई भी नया ऑनसेट पेन जो आपको लगे कि ये दर्द मेरा पहले कम हो रहा था अब ज्यादा होने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमसे मिलना है। कोई भी नई ब्लीडिंग, कोई भी नई चीज ब्लीडिंग जब आपको लगे कि हाँ ऐसी ब्लीडिंग मुझे तो ऑपरेशन से पहले भी नहीं होती थी और अब होने लगी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलना है। हाँ जरूर ये वाली चीजें होने की संभावना बहुत कम है, पर हमें आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है कि अगर ये वार्निंग सिम्टम्स आपको लगते हैं तो जरूर करना चाहिए। एक और क्वेश्चन, मैं आपको एक और क्वेश्चन का जवाब, किसी ने पूछा था क्या ऐसा कोई सपोर्ट ग्रुप है जो हमको समझा सके, बता सके कि पेशेंट्स पाइल्स के जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग इस फेसबुक लाइव इवेंट को मिस कर रहे हैं आज, उनको मैं बता दूं, मेरा अपना एक सपोर्ट ग्रुप है जो कि कोलॉन और कोलॉन हेल्थ को देखता है। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके उसको ढूंढ सकते हैं और उसको ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे भी इसी वीडियो के कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, जो भी कमेंट्स होंगे आपके उनको मैं जरूर सॉल्व करूंगा। एक आधा क्वेश्चन मैंने देखा जो आया था कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के बारे में था कि क्या वो ठीक कर सकती हैं। मैं यही कहूंगा, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं वो सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। अल्टीमेटली पाइल्स, हेमोरॉइड्स, बवासीर एक सर्जिकल कंडीशन है। अगर एक ग्रेड के बाद पेशेंट परेशान हो रहा है, अगर एक ग्रेड के बाद आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, बिना कॉन्स्टिपेशन के भी ब्लीडिंग हो रही है, बिना जोर लगाए भी ब्लीडिंग हो रही है और मस से बाहर आके आपको तकलीफ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने सर्जन से जरूर मिलना चाहिए, समझना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। आपके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट है वो उससे पूछना चाहिए और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन से आप इलाज कराएंगे तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट रहेगा। मैं थैंक्स करता हूं आप सभी को मुझसे जुड़ने के लिए। ये आधे घंटे का सेशन हमने रखा था आप सबको हेमोरॉइड्स, पाइल्स के बारे में कॉमन बातें बताने के लिए। आप इस लाइव सेशन को वापस भी देख सकते हैं और अपने कमेंट्स जरूर लिखें और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप बताएं किसके बारे में हमको और एक वीडियो और एक लाइव सेशन बनाना चाहिए। एंड थैंक यू, आप सब यहाँ पे मुझसे जुड़े एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ हेल्थ। थैंक यू।